थोड़ा कहीं जाना है तो थोड़ी देर की क्लास है, ज्यादा लंबी नहीं चलाऊंगा। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 13। क्या है सेक्शन 13? पढ़ो, क्या है सेक्शन 13? ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन। अज्ञात व्यक्ति के फायदे के लिए अंतर। ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न। क्या हो सकता है? क्या पहला प्रश्न ये अभी तक आपने पढ़ा उसमें कहाँ पढ़ा आपने कि हो सकता है? हमने तो क्या पढ़ा था, याद करो। सेक्शन 5, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स एन एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन, यानी ट्रांसफरर कौन होना चाहिए? लिविंग पर्सन होना चाहिए। Conveys property in present or in future to one or more other living person or himself and one or more other living person. तो ट्रांसफरी भी कौन होगा? क्या डेफिनेशन में नहीं पढ़ा आपने? वन और मोर। तो क्या जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन इज पॉसिबल according to section 5, according to the real definition of transfer of property act? तो क्या ऐसा कहा जाए धारा 13 धारा 5 का अपवाद है? हाँ, यही कहा जाता है, यही बुक्स में लिखा है और यही हर जगह यही बात है, परंतु नहीं, धारा 13 धारा 5 का अपवाद कदापि नहीं। तो फिर सर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकता अनबॉर्न को, क्योंकि जीवित व्यक्ति ही कहाँ देगा? जीवित व्यक्ति को देगा, ये हम पढ़ चुके। गेट पूरा बंद आके भाई, ये तो हम पढ़ ही चुके, लिविंग पर्सन ही किसे देगा? क्या मरा हुआ व्यक्ति दे सकता है? जी हाँ, विल में देता है, पर वो उस पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लागू नहीं। ऐसा व्यक्ति जो धरती पे आया ही नहीं है अभी, उसको दी जा सकती है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में अलाउ नहीं। तो ये है क्या सर? सर ऐसा चाहेगा ही क्यों, पहले तो ये बताओ। कोई किसी अनबॉर्न को प्रॉपर्टी क्यों ट्रांसफर करना चाहता है? सही है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मैं डेड बेड पे हूँ, डेड बेड यानी मृत्यु शैया पे हूँ, भगवान के पास जाने ही वाला हूँ, कुछ चंद समय है मेरे पास। मेरे बच्चा है जो थोड़ा सा मंद बुद्धि है, बहुत ज्यादा पागल भी नहीं है, परंतु मंद बुद्धि है, उसे समझ नहीं है चीजों की, भोला है, मतलब भोड़ो क्या कराने। उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी तो मुझे पता है कोई न कोई चंद्रू बना के उससे ले लेगा। मैं चाहता हूं चूंकि वो मेरी औलाद है, उसी के लिए सब कुछ किया है, उस प्रॉपर्टी का बढ़िया यूज करे। परंतु मैं ये भी नहीं चाहता कि वो उस प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से सब कुछ ही कर ले, वो चाहे तो बेच दे, वो चाहे तो मोड़ के, क्योंकि मुझे पता है वो तो भोला पड़े के अंदर किसी को भी सस्ते दामों में बेच दे। ये भी चाहता हूं वो यूज करे, और ये भी नहीं चाहता कि वो बेच दे। और चाहता हूं कि आगे भी कम से कम मेरे बच्चे के बाद भी कम से कम मेरे पोते पोती कहीं तक तो ये प्रॉपर्टी जाए। तो ऐसे संबंध में कई लोग ऐसा चाहेंगे कि वो लोग, क्योंकि मैं अभी डेड बेड पे हूं, मेरा पोता तब होगा जब बेटे की शादी होगी, बेटे की अभी शादी नहीं हुई, और मैं उसकी शादी और पोते होने का वेट करूंगा, तब तक भगवान को प्यारा हो जाऊं। तो मैं अभी ट्रांसफर करना चाहता हूं। किसे? अनबॉर्न। अनबॉर्न मतलब जो अभी जन्मा है।
यहाँ अनबॉर्न के बारे में हम और भी पढ़ेंगे, पर एक बार के लिए आप यही जाने, अनबॉर्न मीन्स जो अभी जन्मा नहीं। तो चाहते तो हैं लोग अनबॉर्न को ट्रांसफर करना, जैसा आकी भाई ने कहा अभी थोड़ी देर पहले, मेरे फिलहाल कोई पोता पोती है नहीं, और जो पुत्र पुत्री है वो लायक नहीं है, नशा करते हैं या गलत संगत में हैं या जुआ सट्टा खेलते हैं, घर में जो चीज उसको दी जाती है, बाइक देते हैं बाइक बेची आता है, कार देते हैं कार बेची आता है, जो भी उसको दिया जाता है वो उसे सोल्ड आउट करके आ जाता है और बढ़िया ड्रिंक कर लेता है या जुआ सट्टा खेल लेता है। मैं चाहता हूं ये मेरी प्रॉपर्टी एटलीस्ट मेरे अगली जनरेशन यानी पोते तक तो पहुंचे या पोती तक तो पहुंचे। फेमिनिस्ट लोग आ जाएंगे अभी, पोता पोता बार बार बोल रहा हूं, करना पड़ता है क्लियर अपने आप को। एक तरीका ये है कि मैं अपने पुत्र के नाम ट्रांसफर कर दूं या अपने आप ही मेरे जाने पे पुत्र पुत्री जो भी है उनके नाम ट्रांसफर हो जाएगी, पर उनके क्या? नाम प्रॉपर्टी चली गई, वो बेच के खा जाएंगे या अभी आएंगे, वापस आ रहे थोड़ी देर में। दूसरा तरीका है कि मैं मेरे पुत्र को केवल यूज करने का राइट दूं और आगे जो भी पौत्र या पौत्री है उन्हें पूर्ण अधिकार दे दूं, पर पौत्र पौत्री है ही नहीं तो क्या करें। तो हमें मजबूरी में क्या करना पड़ता है, ट्रांसफर टू, पर ट्रांसफर टू अनबॉर्न तो हो ही नहीं सकता। सर दे तो रखी है धारा नहीं। अब हेडिंग पढ़ो धारा 13 की, थोड़ा गौर से पढ़ना। जो लोग धारा 13 को अपवाद बताते हैं उनको स्पष्ट एक आपको संदेश देना चाहिए कि धारा 13 धारा 5 का अपवाद नहीं, ट्रांसफर टू अनबॉर्न पर्सन नहीं है यहाँ पर लिखा हुआ, गौर करोगे तो आप, ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन। क्योंकि अनबॉर्न को, अजात को, अजन्मे व्यक्ति को ट्रांसफर तो हो ही नहीं सकता, उसके फायदे के लिए ट्रांसफर है ये एक्चुअल में पढ़ोगे तो। चूंकि अनबॉर्न को ट्रांसफर नहीं हो सकता तो अनबॉर्न के फायदे के लिए, अनबॉर्न तक चीज पहुंच जाए उसके लिए एक ट्रिक बनाई गई है ये। धारा 13 क्या है, केवल एक तरीका है कि धारा 5 भी बनी रहे और अनबॉर्न में प्रॉपर्टी भी चली जाए। जुगाड़ जिनके जुगाड़ है। तो कभी भी आपसे कोई कहे कि ट्रांसफर टू अनबॉर्न पर्सन है क्या, ये तो नहीं, ये क्या है, ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन। मैडम आ रहे हैं तो मैडम भी दुख पालेंगे एक बार रखा मारे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप? क्या धारा 13 धारा 5 का अपवाद है क्या? नहीं, धारा 5 स्पष्ट है, ट्रांसफरर एक लिविंग पर्सन होगा और ट्रांसफरी भी एक जीवित व्यक्ति ही जीवित व्यक्ति में प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है। कोई तरीका नहीं है कि एक जीवित व्यक्ति किसी अनबॉर्न को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दे, ऐसा कोई तरीका नहीं है। ये क्या है, ट्रांसफर फॉर बेनिफिट। तो जितने भी बच्चे एग्जाम में गलत लिखते हैं ट्रांसफर टू अनबॉर्न पर्सन, वो अब से ध्यान रखिए, ट्रांसफर टू अनबॉर्न पर्सन नहीं है, अजन्मे व्यक्ति के फायदे के लिए ट्रांसफर है, ना कि अजन्मे व्यक्ति को ट्रांसफर। तो सर चूंकि धारा 5 मना करती है कि आप लिविंग को ही कर सकते हो, तो इसका जुगाड़ कहां दे रखा है धारा। पहले तो अनबॉर्न का अर्थ जानिए। अजन्मे में कौन कौन आता है, देखो
अनंत काल भगवान के पास आप हो, आपकी आत्मा है, मानते हो तो, नहीं है तो नहीं है, ये वो स्टेज है। फिर आप अपनी माता जी के गर्भ में आ गए हो, फिर आप धरती पे पैदा हो गए हो, अभी वाला स्टेज। और फिर आप लकड़ियों में हो, या बुरा ना मानो गड़े हुए हो, कह दो भाई हम लकड़ी में क्यों जाए, तो 4 स्टेज है। ये बात कर रहा है इसकी नहीं, तो गया। इसकी नहीं, इसकी अगर चाइल्ड इन वॉर्म भी है तो उसको भी लिविंग पर्सन है, डायरेक्ट ट्रांसफर हो सकती है प्रॉपर्टी। उसको भी यहां क्या माना गया है, लिविंग ही माना गया, उसे भी डायरेक्ट प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है। ट्रांसफर किसे नहीं हो सकती, जो अभी तक वॉर्म में भी नहीं है, उससे प्रायर, यानी भगवान का नहीं है बात, जिसका अस्तित्व ही नहीं है। यहां अनबॉर्न की जगह लिखा होना चाहिए पर्सन नॉट इन एग्जिस्टेंस। किसी प्रकार की उसकी इस जीवन में, इस धरती पर एग्जिस्टेंस नहीं है, उसको ट्रांसफर कैसे करें। अगर चाइल्ड इन वॉर्म है तो वो एक जीवित व्यक्ति यहां माना गया है, और उसको तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब तक वो वॉर्म में है उसका कंटीजेंट इंटरेस्ट है कि भाई पैदा हो गया तो मिल जाए, नहीं हुआ तो नहीं। और जैसे ही पैदा जीवित होता है तत्काल उसको वेस्टेड इंटरेस्ट, यानी वही मालिक हो जाएगा। पैदा होते ही 1 सेकंड में मर गया तो अब उसके हेयर के पास प्रॉपर्टी जाएगी, क्योंकि वही मालिक हो गया है पैदा होते ही, उसी क्षण। तो पहली बात, यहाँ अनबॉर्न का अर्थ क्या है सर, पर्सन नॉन नॉट इन एग्जिस्टेंस। तो क्या अनबॉर्न को प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है, जो लेट आए उनसे पूछते, हाँ मैडम, क्या अनबॉर्न को प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है क्या, क्या अनबॉर्न को प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है क्या। तो 13 क्या है सेक्शन, अनबॉर्न को प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती, लिविंग टू लिविंग ही होगी। अनबॉर्न के फायदे के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर, फॉर द बेनिफिट टू अनबॉर्न पर्सन नहीं, फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन जी। क्लियर। अब इसको क्या जुगाड़ है सर, क्योंकि होनी कैसे है, लिविंग टू, ये बात ध्यान रखना, लिविंग टू, ये क्योंकि हमने धारा 5 में पढ़ लिया, और हमें करनी किसको है, अनबॉर्न को। तो ये कैसे पॉसिबल है, तो जुगाड़ बनाएंगे इसका, आइए देखते हैं। जैसे मैं था, ये ए है, ए का पुत्र है बेवड़ा, बी से बेवड़ा, और इसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी तो ये उसे बेच खाएगा। और मैं चाहता हूं मेरी प्रॉपर्टी एटलीस्ट मेरे पोत्र तक, 20 सन ऐसा लिख सकते हैं, तक जाए। तो इसका क्या जुगाड़ है, क्या मैं डायरेक्ट, ये अभी है जन्मा है, ये क्या है अभी, बी की शादी ही नहीं हुई अभी तक, अनमैरिड है। और सर हमारी क्षमताओं में प्रश्न ना उठाए। हाँ? कितनी बार तो होते होते बच्चे हैं। ये कौन कौन हंसा है भाई, इधर आओ। बी अभी अनमैरिड है, ए चाहता है कि मेरे पौत्र तक, मेरी पौत्री तक संपत्ति जाए। ए डायरेक्ट तो नहीं कर सकता, कर सकता है क्या, टू अनबॉर्न कर सकता है क्या, नहीं, क्योंकि धारा 5 क्या कहती है, लिविंग टू। तो इन्होंने एक जुगाड़ बनाया, हमें करनी तो इसको है ट्रांसफर। एक बार टेम्परेरी किसको कर दोगे, बी को, होल इंटरेस्ट, पूरा का पूरा इंटरेस्ट संपत्ति में आया ना, नहीं। अगर किसी को पूरा इंटरेस्ट आपने दे दिया है, धारा 11 भी पड़ी है, तो कोई भी उस पे आप रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं लगा सकते फिर।
कि आगे किसी को देगा, कैसे यूज करेगा, कैसे अप्लाई करेगा, वो तो लगा ही नहीं सकते। तो क्या हम इसे टेम्परेरी इंटरेस्ट दे सकते हैं, यानी लाइफ टाइम या फॉर सम इयर्स, कि जब तक तू जीवित है बेटा इसका यूज तू कर लेना, या जब तक तेरे पुत्र या पुत्री नहीं होती तब तक यूज तू कर लेना। और तत्पश्चात ये प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी, इसकी होल इंटरेस्ट। देखो अब इधर आ जाओ, ए से बी, क्या ए लिविंग है, क्या बी लिविंग है, लिविंग टू लिविंग गया, लिविंग टू लिविंग गया, हाँ सर। अब ए मर गया भगवान की दया से, ठीक है। अब कौन है, बी। बी कब देगा अपने बच्चे को, जब बच्चा पैदा हो जाए। तो लिविंग टू, नहीं समझ रहे मेरी बात, ये भी जिंदा होगा उस वक्त और ये भी जीवित टू। मान लीजिए सर इसके पैदा होने से पहले ही ये मर जाए, ये भी तो कॉन्सिक्वेंसेज है भाई। आपने क्या कहा, ए किसके दी, बी को कब तक के लिए, लाइफ टाइम के, जीवन भर तू यूज कर, और उसके पश्चात किसे दे देना, अपने पुत्र को, यही तो बोला। ए तो मर गया प्रॉपर्टी देके, लिविंग टू लिविंग, कोई दिक्कत नहीं है इस प्रॉपर्टी ट्रांसफर में, ठीक है। अब बी का पुत्र पैदा होने से पहले ही बी भगवान को प्यारा हो गया, अब इस प्रॉपर्टी का क्या होगा, वापस किसको चली जाएगी, ए को। ए तो है नहीं तो ए के एलआर्स को। सर एलआर यही तो हुआ, नहीं हिंदू है तो हिंदू लॉ के हिसाब से, क्लास फर्स्ट क्लास सेकंड, एग्नेट कॉग्नेट, और मॉमडन है तो मॉमडन विधि के अनुसार इसके घर वालों में प्रॉपर्टी चली गई। तो ये जुगाड़ है, आप ये नहीं कह सकते ये धारा 5 का अपवाद है, क्योंकि धारा 5 तो क्या कहती है, लिविंग टू लिविंग होगा। अपवाद तो तब होता जब ये अनबॉर्न को ट्रांसफर कर रहा होता, लिविंग टू नॉन लिविंग पर्सन ट्रांसफर कर रहा होता। ये अपवाद नहीं है, ये क्या है, जुगाड़ है। ये ट्रांसफर टू अनबॉर्न पर्सन नहीं है, ये ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ अन। ये ट्रांसफर तो किसे हो रहा है, लिविंग को ही हो रहा है। और यहां भी लिविंग टू, अगर ये पैदा नहीं हुआ है उससे पहले ये मर गया है, या ये हुआ ही नहीं, ये भी तो हो सकता है, कभी बी का बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, 377 वाला निकल गया, प्रॉपर्टी वापस बी के पास। क्लियर, ये ट्रांसफर टू अनबॉर्न पर्सन नहीं है, ये ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न। आ रही है बात समझ। मैं तो अभी तक तो आपको धारा नहीं समझाई, मैंने तो इतनी सी बात समझाई है कि ये धारा 5 का अपवाद आपको पुस्तकों में, आपको हर जगह ये क्या मिलेगा, धारा 5 का। हाँ ठीक है, कोई कह रहा हो तो अपने को उसे टोकना नहीं, ये आपकी समझ के लिए बात है कि यह अपवाद नहीं है। कहीं लिखा है बुक्स में, तो यह बुक्स बहुत बेकार है, फर्जी आदमी, आता कुछ नहीं है, ये वो, ठीक है, क्योंकि इसे हमेशा से अपवाद के तौर पे ही पढ़ाया गया, सिखाया गया, तो आम भाषा के अंदर सब बोलते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है ये बोलने में कि अपवाद है, परंतु एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए। आप शायद इसकी हेडिंग भी पढ़ चुके हैं, आप इसे अंदर से भी पढ़ लेंगे, और आपको मैंने तरीका भी बता दिया है कि यह एक तरीका मात्र है कि कैसे अनबॉर्न के बेनिफिट के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकता है। क्लियर, हाँ अगर बोले कि ये कौन सी धारा का अपवाद है, ऐसे पूछे तो ऑफकोर्स अपवाद पूछ ही रहे, तो ऑफकोर्स कौन सी धारा का है, 5। वरना मेंस में आपको लिखने की जरूरत नहीं है ये अपवाद। प्रीलिम्स में कोई ऐसा ही सीधा ही क्वेश्चन पूछ ले, धारा 13 इनमें से कौन सी धारा का अपवाद है, तो कौन सी का लिखोगे, ऑफकोर्स 5 6 7 8 आ गई तो ऑफकोर्स 5 ही लिखनी पड़ेगी हमें, वो मजबूरी है हमारी। बाकी एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए ट्रांसफर टू अनबॉर्न पर्सन ना होके ट्रांसफर फॉर बेनिफिट है, ये तरीका है, लिविंग टू लिविंग ही चल रहा है। अपवाद होता तो डायरेक्ट अनबॉर्न को ही ट्रांसफर हो जाती, ये केवल क्या चल रहा है, लिविंग टू लिविंग ही चल रहा है, ये धारा की परिभाषा के अनुसार ही चल रहा है। आइए देखते हैं क्या लिखा है, सेक्शन 13, ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन। Where on a transfer of property, an interest therein is created for the benefit of a person not in existence.
आपने एक इंटरेस्ट क्रिएट किया है ऐसे व्यक्ति के प्रति जो एग्जिस्टेंस में। सर आपने ये कहानी कहां से लेके आए थे? अभी अभी मैंने वो 2-4 मूर्तियां बनाई ना, कि पहले जो भगवान के पास है, फिर वॉर्म में है, फिर वो अपनी तरह एग्जिस्टेंस है, और फिर वो मर गया। तो आप ये बात कहां से लाए कि ये चाइल्ड इन वॉर्म भी लिविंग है, अनबॉर्न में नहीं आता है? ये कहानी आप कहां से लाए? मर्जी से लाए? नहीं, हेडिंग लिखने वाले ने गलत लिखी है। मेन भाग क्या होता है? धारा खुद। और धारा क्या कह रही है? वापस से पढ़िए। Where on a transfer of property, an interest therein is created for the benefit of a person not in existence at the date of transfer. क्या कहीं अनबॉर्न लिखा है क्या? अनबॉर्न में तो सही बात है आपकी, आपके मन में चल रहा होगा सर पागल हो गए, अनबॉर्न के अंदर तो चाइल्ड इन वॉर्म भी अनबॉर्न ही है कि नहीं? तो ये हेडिंग लिखने वाले ने गलत लिखी है, उसमें मैं गलत नहीं हूं। उसने लिख दिया अनबॉर्न है जन्मा, तो आप सोच रहे हो है जन्मे में तो गर्भस्थ शिशु भी आता है। परंतु एक्चुअल धारा अंदर क्या लिखी हुई है? हेडिंग वाला तो बाद में लिखी जाती है, एक्चुअल धारा में क्या लिखा है? पर्सन नॉट इन, अस्तित्व ही नहीं है जिसका। क्या चाइल्ड इन वॉर्म अस्तित्व में नहीं है क्या? नहीं है क्या अस्तित्व में? है सर अस्तित्व, आप कैसे नकार सकते हो? मार के देखो गर्भस्थ शिशु को, क्या धारा लगती है कि नहीं लगती है आप में? अस्तित्व में है या नहीं? हाँ सर। वापिस पढ़ रहा हूं, तो ये तरीका बता रहा है धारा 13, और कुछ नहीं कह रहा, कि अगर आपको ऐसे व्यक्ति के पक्ष में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है जो अभी अस्तित्व में नहीं है, तो कैसे करेंगे? तो क्या बोला? वेयर ऑन ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इन इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ ए पर्सन नॉट इन एग्जिस्टेंस एट द डेट ऑफ द ट्रांसफर, subject to a prior interest created by the same transfer, the interest created for the benefit of such person shall not take effect unless it extend to whole of the remaining interest of the transferor of the property. ये बोल रहा है कि आप पर्सन नॉन इन एग्जिस्टेंस के पक्ष के अंदर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर तो सकते हैं, पर उसका एक तरीका है, और तरीका यही रहेगा, पहले आप किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष के अंदर लिमिटेड इंटरेस्ट क्रिएट करें। क्या क्रिएट करें? इसको पूरी नहीं देनी है प्रॉपर्टी, अगर पूर्ण इंटरेस्ट इसको दे दिया तो अब आगे ये सी को दे ना दे, बेच खाए, क्या करे, ये इसकी मर्जी है, क्योंकि धारा 10 और 11 मना करती है। आया ना? अगर आपने पूर्णतया इसको प्रॉपर्टी दे दी है तो अब इसका मालिक ये है, आप नहीं बता सकते कहां देनी है। आपने इसको तो केवल कौन सा इंटरेस्ट दिया है? लिमिटेड। तो धारा 13 ने इतना सा बोला कि अगर इसको लिमिटेड इंटरेस्ट दिया है, और फिर सी को जो नॉट इन एग्जिस्टेंस है, कौन है सर? इसको अगर आप संपदा दे रहे हो तो पूर्ण देनी पड़ेगी, इसको लिमिटेड इंटरेस्ट देने से काम नहीं चले। इसको देनी कैसी पड़ेगी? पूर्ण इंटरेस्ट इसको देना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों? हम्म। हाँ, नहीं, इसको पूर्ण क्यों देना पड़ेगा? क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं क्या कि ए, मैं हूं ए हूं, मैंने कहा बी लाइफ टाइम, फिर बी का जो बच्चा पैदा होगा सी, वो लाइफ टाइम, फिर उसका जो बच्चा पैदा होगा डी, वो लाइफ टाइम। बस यहीं तक आ लो, ज्यादा नहीं बात रहा। इसको फुल टाइम दे दी बस। अब लो, आपका वो बात तो खत्म कर दे लाइफ। क्या ये कर सकता हूं? यही इन्होंने कहा कि अगर आपको अनस्तित्व व्यक्ति को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है तो आप बीच में एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, 10 व्यक्ति लाइफ टाइम के लिए ला सकते हैं जो जीवित है। पर जो एग्जिस्टेंस में नहीं है उसको उसके बेनिफिट के लिए अगर ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपको उसके लिए तो पूर्ण इंटरेस्ट देना पड़ेगा,
फुल टाइम इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लाइफ टाइम या लिमिटेड इंटरेस्ट दिया नहीं जा सकता। जवाब आपका सही है। क्या जवाब था? प्रॉपर्टी बांधी नहीं जा सकती। इधर देखो, मैं ये हूं, मैंने बी को कहा 5 वर्ष यूज करोगे, फिर 5 साल बाद आप सी को दे दोगे, फिर ये भी 10 साल यूज करेगा, फिर सी डी को दे देगा, ये भी 10 साल यूज करेगा, तब तक मेरा कोई पौत्र हो जाएगा, यानी बी का कोई सन हो जाएगा जो अभी एग्जिस्टेंस में, डी फिर उसको दे देगा पूर्णतया। क्या ये ट्रांजेक्शन सही है क्या? ये भी जीवित है, ये भी जीवित है, ये भी जीवित है। जीवित लोगों को कितनों को भी ट्रांसफर कर सकते हो आप। मैं सबसे बुजुर्ग आदमी हूं घर में, तो मैंने कहा मेरे जाने के बाद मेरे छोटे भाई 1 2 साल वो जिएगा, जितना भी जिएगा, उसके बाद उससे छोटा, उससे बाद उससे छोटा, उससे बाद उससे छोटा, उससे बाद उससे छोटा, उसके बाद मेरे पुत्र जो अभी जीवित है, और पुत्र के बाद जो अभी तक मेरे पुत्र का कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ है उसको प्रॉपर्टी जाएगी। क्या ये ट्रांजेक्शन वैलिड है क्या? जी हाँ, किया जा सकता। जीवित व्यक्तियों में 1 2 10 15 20 50 100 कितने भी व्यक्ति हैं उनको आप लाइफ इंटरेस्ट दे सकते हो, पर अजन्मे को आपको देना है तो आप लिमिटेड इंटरेस्ट नहीं दोगे। कितना दोगे? पूर्ण ही देना पड़ेगा उसे। अब ये समझ आएगा ऐसे जैसे आप सवाल पूछोगे। हाँ, सी कौन मर जाए पहले? इस एग्जांपल में सी मर जाए तो डी के पास चली जाएगी। पहले किससे पहले मर जाए? सी का टाइम पीरियड चल रहा है और उसके बीच में। हाँ, तो ये यही बात है, इन सबको लिमिटेड है। ये जरूरी नहीं है साल बता के दो, बता के दो, बिना बता के दो। पहले बी को, बी के बाद सी को, सी के बाद डी को। भले ही साल बताए हो, भले ही नहीं बताए हो। बी 5 साल रखेगा, 5 साल से पहले मर जाता है तो पहले सी को आ जाएगी। सी 10 साल रखेगा, 10 साल से पहले मर जाता है तो डी को चली जाएगी। इनको तो लिमिटेड है। ये ट्रांजेक्शन का मेन आधार क्या है? ये इन लोगों को तो लिमिटेड है कि हाँ भाई तुम जिंदा हो तब तक यूज कर लो, और उसके बाद कहाँ दे देना। एक्चुअल में तो देना किसे चाह रहे हो आप? उस व्यक्ति को ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न, या ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन नॉट इन एग्जिस्टेंस। एक्चुअल ये है। सर हाँ सर जी, हाँ जी। सर माइंड जस्ट ये जो अनबोर्न है ये बोर्न हो जाता है, मतलब जो जिसके लिए बेनिफिट के लिए हो रहा है उसको प्रॉपर्टीज के जन्मते ही ये प्रॉपर्टी उसमें होल इंटरेस्ट में चली जाती है। प्रॉपर्टी धारा 20 कहती है कोई भी व्यक्ति जिसके संबंध में प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है वो जब भी गर्भ से बाहर आ जाता है, गर्भ से बाहर आते ही उस प्रॉपर्टी में उसका निहित हित हो जाता है, जब तक आपने रोका ना हो। निहित हित का सर मतलब होता है वही मालिक है। सर जन्म। मालिक तो फिर माइनर में थे, वो तो माइनर रह जाएगा फिर। अरे तो माइनर के नाम प्रॉपर्टी नहीं होती? कहां से लाए हो आप मार्केट में ये बात? माइनर नाम प्रॉपर्टी नहीं होती। हाँ, माइनर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम है, पर आपने इधर ही इधर पढ़ाता हो ना, फॉर बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट। माइनर के नाम हमारे सामला घर में जाओ दे प्रॉपर्टी आपन सकड़न खरीद ले। अठा हाँ जितना इतनी थी बच्चे है, इतनी प्रॉपर्टी उनके नाम पे। प्रॉपर्टी तो हो ही सकती है। माइनर अगर वो मर भी गई, वो पैदा हुआ, पैदा होते ही ऑन द स्पॉट मर गया, तो अब उस माइनर के जो लीगल इंसिडेंट्स और वो है उनके पास जाएगी प्रॉपर्टी। ऊपर वाले जो पैतृक है उनके पास जाएगी प्रॉपर्टी। प्रॉपर वेस्टेड इंटरेस्ट का हो गया। हाँ, जब तक आपने रोका ना हो। मैं ये जरूर कह सकता हूं, इसको जब तक ये 15 का ना हो जाए प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, इसको जब तक ये 16 का ना हो जाए प्रॉपर्टी, इसको जब तक ये 18 का ना हो जाए प्रॉपर्टी, ये जरूर कह सकता यही पूछना चाह रही थी सर मैं। हूं, ये कह सकता हूं। तो जब बच्चा अब गर्भ में है तो तब ये तो उसको वो प्रॉपर्टी पूरी ही जाएगी ना। हाँ माँ, हाँ माँ, एक जने में समझाने दो है ना। हाँ, पूरी जाएगी, आधी तो कैसे जाएगी प्रॉपर्टी? इधर आओ, वापस आओ। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड।
वापस इधर आओ। अगर किसी व्यक्ति को किसी ऐसे पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है जो एग्जिस्टेंस में नहीं है, यानी मुझे अपने पुत्र को, अपना ही नाम लिख लेता हूं शायद समझ में, मुझे अपने पुत्र को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है जो अभी अजन्मा है, जो अभी धरती पे नहीं आया। कैसे करूं? क्या कोई लिविंग पर्सन किसी नॉन लिविंग को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है? नहीं, ये धारा 5 मना करती है। तो इसका एक तरीका है कि मैं किसी भी, जरूरी नहीं मेरे पुत्र को, मेरे भाई को, मेरे चाचा को, मेरे भतीजे को, किसी को भी, मैंने अपने भतीजे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। इसको पूर्ण नहीं दे सकता। इसको अगर पूर्णतया दे दी तो यही मालिक है, फिर वो मेरे पुत्र को दे नहीं दे इसकी मर्जी। तो इसको मैं क्या दूंगा? या लिमिटेड इंटरेस्ट, लाइफ टाइम बोलता ही नहीं हूं मैं, उससे भी आप कंफ्यूज हो रहे हो। कैसा इंटरेस्ट? अब ये सालों में भी हो सकता है, ये जब तक आप जीवित हो तब तक भी हो सकता है, ये जब तक ये ना पैदा हो जाए तब तक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर इंटरेस्ट कैसा है? लिमिटेड। जिस दिन पुत्र पैदा हो गया उस दिन ये सारा इंटरेस्ट काय में वेस्टेड हो जाएगा? पुत्र में, जब तक आपने रोका ना। आपने ये ना कह दिया कि नहीं पुत्र 10 का होगा तब देंगे। हालांकि आगे हम पढ़ेंगे धारा 14 में हाईएस्ट आप 18 वर्ष की उम्र तक रोक सकते हो, इससे ज्यादा नहीं रोक सकते। रोकना भी है तो कितना रोक सकते हो? इससे ज्यादा नहीं, कि मेरा पुत्र 45 का होगा तब मिलेगी प्रॉपर्टी, नहीं कर सकते आप ऐसा ट्रांसफर। अभी उसकी बात ही नहीं कर रहे। अभी तो हम क्या कह रहे हैं कि आपको अगर किसी नॉन एग्जिस्टेंस पर्सन के पक्ष में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है तो इसका एक तरीका है, किसी भी एक या एक से अधिक जीवित व्यक्तियों के पक्ष में लिमिटेड इंटरेस्ट, और देन अनबॉर्न के पक्ष में एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। कैसा इंटरेस्ट? एब्सोल्यूट। आपको ट्रांसफर करना पड़े। क्लियर? एक बार सुनते जाओ, क्वेश्चंस में एक साथ पूछूंगा, ठीक है? मैं कंफ्यूजन दूं। सर इसको एब्सोल्यूट क्यों करना है? इसका एक जवाब आप लोग दे चुके, जो मैं हाँ भी भर चुका कि सर फिर तो ये बंद जाएगी, इसको भी लाइफ टाइम दिया, फिर अगले को। और एक और कारण है इसका, डबल पॉसिबिलिटी, रूल अगेंस्ट डबल, दोहरी संभावना के विरुद्ध नियम है। मेरे अभी पुत्र तो है, पर पौत्र पैदा हो नहीं हो, क्या गारंटी? मैंने क्या कहा? मैंने अपने भतीजे को प्रॉपर्टी, छोड़ो तो बिल्कुल ही काम को नहीं फिर रहा, मैंने अपने भतीजे को ट्रांसफर कर दी कि मेरे जब पोता हो तो आप प्रॉपर्टी उसको दे देना, तब तक प्रॉपर्टी आप संभाल। जीवित से जीवित, मैं मर गया, अब इसके पास है, ये भी जीवित से जब वो पोता पैदा होगा उसको दे देगा जीवित। क्या मेरे पोता होगा पैदा, ये कंपलसरी है क्या? ये एक पॉसिबिलिटी मात्र है, ये संभावना। हो सकता है पोतियां ही पोतियां हो सकता है कुछ भी ना हो, हाँ या ना? तो ये केवल क्या है? संभावना। तो एक सिंगल संभावना को तो इन्होंने फिर भी, जिस व्यक्ति ने रात दिन मेहनत करके प्रॉपर्टी कमाई है, उसकी इच्छा के अनुसार इस सिंगल संभावना को तो इन्होंने हामी कर दी कि कोई बात नहीं, वो चाहता है कि उसकी प्रॉपर्टी एक सही हाथ तक पहुंचे। जो अभी जन्मा, क्योंकि जीवित व्यक्तियों में से उसे कोई सही व्यक्ति नहीं लग रहा है, तो वो चाहता है कि मेरे पोते तक प्रॉपर्टी जाए, तो कोई बात नहीं, चल तू गई। पर अगर ये कह दे कि मेरे पोत्र को भी कैसी जाएगी? लिमिटेड इंटरेस्ट, फिर उसके जो बेटा होगा उसको क्या जाएगी? पूर्ण इंटरेस्ट। तो ये क्या हो गई? डबल पॉसिबिलिटी। पहला मेरा पोता पैदा हो या नहीं हो ये भी गारंटी, फिर वो पैदा हो फिर उसके भी बेटा पैदा हो ये गारंटी। ये कैसी पॉसिबिलिटी हो गई? डबल। इसीलिए इसको रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटी भी बोलते हैं। क्या वो सही बोलते हैं, क्या वो गलत बोलते हैं, इस बारे में तब बताऊंगा जब आपका खोपड़ा धारा 13 पे पूरा काम करेगा। तो कहीं मैं और ज्यादा डिटेल में जाने, क्योंकि अभी आपकी में से किसी हालात लग नहीं रहे कि मैं वहां तक पहुंचूं कि जो लोग कहते हैं वो सही कहते हैं या गलत कहते हैं। अभी के हिसाब से तो आप यही जानिए कि धारा 13 को और किस नाम से बुलाया जाता है? रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटी। जहां से हमारे कानून बने हैं
मतलब इंग्लैंड में डबल पॉसिबिलिटी तक अलाउड, ट्रिपल पॉसिबिलिटी अलाउ नहीं। इंग्लैंड में आप क्या कर सकते हैं, अनबॉर्न के पक्ष में भी लिमिटेड कर सकते, पहले किसी के लिमिटेड, फिर अनबॉर्न के पक्ष में भी लिमिटेड, फिर एक और अनबॉर्न के पक्ष में पूर्ण, ऐसा कर सकते हैं। पर हमारे यहाँ क्या है, अगर आपको किसी अनबॉर्न को, पर्सन नॉट इन एग्जिस्टेंस को प्रॉपर्टी देनी है, तो बीच में कोई भी एक या एक से अधिक जीवित व्यक्तियों का आंशिक हित और फिर जन्मे व्यक्ति को पूर्ण हित देना ही पड़ेगा। आप डबल रिस्क नहीं ले सकते कि भाई इसका भी कोई हो या ना। आई कहानी समझ? अब आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है। मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, मेरे काफी सारे भाई बंधु सब है। मैं चाहता हूँ ये भी इंजॉय करे प्रॉपर्टी, फिर लास्ट में जब मेरा बेटा अभी ज्यादा बड़ा नहीं है, लगभग 1-2 साल का ही है, मैं चाहता हूँ मेरा बेटा भी इंजॉय करे और तत्पश्चात ये प्रॉपर्टी मेरे पोते के पास चली जाए। ये मैं चाहता हूँ। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? मैं अपने बड़े ब्रदर, फिर उनके उनके जाने बाद इसके, इनके जाने बाद इनके जाने बाद इनके जाने बाद इनके जाने बाद इनके, और देन आफ्टर मेरा सन जो जीवित है अभी, कितने साल का है, 1 साल का, वो बड़ा हो जाएगा, और देन आफ्टर मेरे पुत्र ग्रैंडसन, इन सबको तो होगा लिमिटेड इंटरेस्ट। कैसा होगा? इन सबको कैसा इंटरेस्ट मिलेगा और इन्हें कैसा मिलेगा? क्या इसे भी लिमिटेड दे सकता हूं क्या, जो नॉट इन एग्जिस्टेंस है? इसे तो क्या देना पड़ेगा? अब यहाँ बहुत सारे आपकी अजीब से क्वेश्चन हो सकते हैं, सर इसको आपने दिया, ये सबसे ज्यादा जी गया, ये सारे सल्टी गए, तब तक कोई बात नहीं, यहां से सीधा यहाँ जाएगा। ये अजीब अजीब क्वेश्चन हो सकते, सर ये 1 साल ही दिया तो इसके बाद, सर ये 1 साल दिया तब तक ये दोनों मर गए, तो सीधा यहाँ जाएगा, क्या दिक्कत है? मेन मकसद आपका क्या है, इनमें से बीच में ये सब मर गए, कोई दिक्कत नहीं है, तब तक ये पैदा हो गया क्या? हमारा मकसद क्या है, ये जीवित है तब तक इनके, सर ये सबसे ज्यादा जीवित रह गया, इनका नंबर ही नहीं आया, तब तक ये पैदा हो गया, तो यहां से डायरेक्ट कहां जाएगी, क्या दिक्कत है? अपना मेन ऑब्जेक्ट क्या था, तब तक प्रॉपर्टी सेफ रहे, ये मर गया तो इसके बाद इसको रिस्क था कि मेरे जाते हैं वो और टपक जाए, इन देर जाऊं इन कह दूं मारे पोता दे दे दो तो आप टपक जाइए, तो इसने रिस्क नहीं लिया, इसके बाद 10 एक आदमी जोड़ दिए, इसके बाद ये कोई तो जिंदा रहेगा खड़ा, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद नहीं, तो समस्या क्या होती, मैंने कहा मेरा ब्रदर और सीधा मेरा पोता, पोता पैदा होने से पहले ये मर जाता, प्रॉपर्टी वापस। इसलिए क्या करते हैं लोग, एक से ज्यादा लोगों को जोड़ देते हैं, ओ नहीं तो ओ नहीं तो ओ नहीं तो ओ नहीं, कोई तो जिंदा रहे पोता पैदा होने तक, जो भी जिंदा रहेगा पोता पैदा होते ही वो। सिंपल। अब आपके गंदे गंदे सवाल आप पूछ सकते हैं। पोता जुड़वा हो गया तो जो आधी आधी हो जाएगी, ठीक। और कहा था ना गंदे गंदे सवाल। सर हाँ, प्रॉपर्टी में पार्ट कंपनी भी आती है क्या? क्या कह रहे हो? प्रॉपर्टी के अंदर कंपनी भी आती है क्या? प्रॉपर्टी में कंपनी आती है क्या? हाँ जी सर। हाँ, क्यों नहीं आती? और मान लो सर वो तो उसका आप पोता पैदा होता है तब वो कंपनी प्रॉपर्टी नुकसान में ऑफ हो तो फिर एनी उसके काइंड, कर्जा भी देना पड़ेगा। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, याद है ना, टेंजिबल, इंटेंजिबल, मूवेबल, इमूवेबल, प्रॉपर्टी में सारी प्रॉपर्टी आती है। हाँ, कब्जा भी देना पड़ेगा। और कर्जा कर्जा सर मान लो उस कंपनी पे कर्जा हो गया, उसका पोता पैदा होता है तो उस कर्जे को भी उतारने के लिए लायबल है क्या वो? देखो, माइनर्स पर्सनली लाइबल नहीं होते हैं, केवल एसेट्स के लिए लाइबल होते हैं, लाइबिलिटी के लिए नहीं। जब भी पोता 18 साल का होगा उससे पूछा जाएगा क्या आप इस कंपनी को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, अगर नहीं करना चाहते हैं तो फिर वो कंपनी डिसॉल्व हो जाएगी और जो भी उसकी एसेट्स है उससे लाइबिलिटी चुका दी जाएगी। हाँ, एंसेस्टर प्रॉपर्टी के अंदर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट हो सकता है, किसके पक्ष में? जैसे अगर बैंक आता है तो सन को देने की वजह से बैंक से हक बनता है बराबर बेटे का। हाँ,
इसमें ये क्या क्या उसके बाद प्रॉपर्टी आ गई है, मतलब जब आप लिमिटेड इंटरेस्ट धीरे करते हो प्रॉपर्टी का क्या क्या उपभोग कर सकता है सर, लीज पे दे सकता है, रेंट कमा सकता है, प्रॉफिट ले सकता है, पर प्रॉपर्टी का विनाश नहीं कर सकता। हाँ, नहीं, प्रॉपर्टी से इनकम भी अराइज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बंधक पे भी दे सकता है, पर वो चुकाना पड़ेगा फिर उसको। Legitimate or illegitimate child donor. हाँ, Legitimate or illegitimate child donor. मैं नौकर को देना चाहता हूँ, चाइल्ड का तो एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, अपनी औलाद जरूरी थोड़ी है। मैं हमारे काम वाली नहीं देना चाहूँ, काम वाली की औलाद को देना चाहता हूँ, क्या दिक्कत है? लेजिटिमेट इलेजिटिमेट, वो इलेजिटिमेट ही समझ लो आप। क्या, कहा से इतना बुरा थोड़ी पूछा था, बुरे का लग था। और कोई भाई एक भी जेन्युइन क्वेश्चन नहीं आया, पता क्वेश्चन आते हैं यहाँ से कि सर ये मर जाए तो और ये हो जाए तो, मतलब ये नहीं, अलग ही गाड़ियां चल रही है। हाँ, भले ही हो तो क्या इलाज है, आप इतना ही रोक सकते हैं प्रॉपर्टी को। ये नियम इसलिए ही बने हैं। अभी मैं धारा चौदह पढ़ाऊंगा तो मैं धारा चौदह जैसी लिखी है वैसी नहीं पढ़ाता, इसीलिए ताकि बहुत सारी चीजें मैं वहां क्लियर कर दूं। धारा 13 के भी कुछ आपके डाउट्स है वो वहां क्लियर हो जाएंगे। ये धारा 13 का भी मैं, धारा 10, धारा 13, धारा 14, सबका एक उद्देश्य यही, प्रॉपर्टी टाइम अपना रुके नहीं कहीं, बंधे नहीं कहीं। हाँ हाँ, मेरे से पूछ लो, बुरा नहीं बोलूंगा। बोलो बोलो। तो ऐसे की कर सकते हैं इन दोनों के। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई मना नहीं। आप 10 आदमी को भी ट्रांसफर कर सकते हो ये प्रॉपर्टी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उनमें से मैंने कहा मेरे 2 बेटे हैं, उन दोनों के 2 पोते होंगे, उनमें जाएगी। एक एक का पोता होगा, एक का हुआ एक का नहीं हुआ, तो एक के संबंध में प्रॉपर्टी मेरे पास वापिस आ जाएगी और एक के संबंध में उसके बाद प्रॉपर्टी चली जाएगी। धारा 15 पढ़ लेना, यही है। और नहीं, जरूरी नहीं है। लाइफ टाइम इंटरेस्ट है तो ऑफ कोर्स वो मरेगा या पैदा हो जाए, अगर आपने टाइम दे रखा है। और आपने टाइम पीरियड ही दे दिया 10 साल, तो 10 साल के अंदर अगर पोता हो जाता है तो पोते के पास चली जाएगी, नहीं तो वापस प्रॉपर्टी वाले के पास चली। लाइफ इंटरेस्ट का मतलब ये इतना सा है कि आप जीवित रहते हो और तब तक वो पैदा हो जाए। वो पैदा होते ही ये प्रॉपर्टी का मालिक कौन हो गया है? कौन हो गया है? वो जो आदमी जो नॉट इन एग्जिस्ट। हाँ, आप उसे रोक सकते हो कि पैदा होने के बाद भी 10 साल तक देनी नहीं है आपको उसे, 15 साल तक देनी नहीं है, 16 तक देनी, 17 तक देनी नहीं, 18 तक हाईएस्ट है, उससे ज्यादा आप रोक नहीं सकते। हाँ हाँ, क्या मतलब धनी लुगाई तलाक हो जाए जन के कहीं, मजा करो दोनों, इसमें क्या पर्सन है वो बताओ। हाँ हाँ, जाएगी क्यों नहीं जाएगी? आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, इसको कोई लेना देना नहीं है किसका क्या रिलेशन है। फिर वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जिसके पक्ष में प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है उससे आपका कोई रिलेशन हो नहीं हो, कोई लेना देना नहीं है। ये तो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं बार बार पोते के, क्यों दिए हैं? ताकि क्योंकि लोग अपने औलाद नहीं करना चाहो ट्रांसफर, मिनक धरती पे गणे ही, आप अपने औलादों को ही क्यों देते हो सब? तो एग्जाम्पल इसलिए दिए कि जेन्युइन लगे आप, बाकी तो आप किसी को ही दो ना, धनी लुगाई कोई जरूरत ही नहीं, पड़ोसन ने दे बोले कोई और कोई। पूछ लो पूछ लो, ये सब पूछ तो रहे हो। मेन चीज जरूर समझना, ये धारा 13 ये कह रही है, और इसका कोई उद्देश्य नहीं, इतना सा कह रही है कि अगर पर्सन नॉट इन एग्जिस्टेंस के पक्ष में आप ट्रांसफर कर रहे हो तो बीच में जीवित व्यक्ति कितने भी ला सकते हो, उनमें लिमिटेड दे सकते हो, पर जो नॉट इन एग्जिस्टेंस है उसको अगर हित दोगे ना तो पूरा ही देना पड़ेगा, उसको लिमिटेड मत दे देना। सिर्फ इतनी बात के लिए पूरी धारा है, उस बात को मत भूल जाना आप इन अजीब चक्करों के चक्कर। हाँ गाना राम जी, आनंद दो, आनंद आनंद लिखा हुआ है पर्ची ना, पर्ची तो कोई नंबर आंगी होली। चलो
एग्जाम्पल पढ़िए धारा 13 का। कोई है जिसे ये बात नहीं समझ आई है, क्या होता है सर लिमिटेड इंटरेस्ट? प्रॉपर्टी में ट्रांसफरर दो तरह की इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकता है, लिमिटेड भी और एब्सोल्यूट भी। एब्सोल्यूट अगर आपने अपना इंटरेस्ट किसी को ट्रांसफर कर दिया, एब्सोल्यूट मतलब आत्यंतिक यानी पूर्णतः, तो अब ट्रांसफरर का उस पे कोई हक नहीं है। अब सारा हक किसका है? ये चाहे जो करे, प्रॉपर्टी को आग लगाए, गिफ्ट दे दे, बांट दे, कुछ भी कर दे, मंदिर में दे दे, कहीं दे दे, मस्जिद में दे दे, अच्छा। लिमिटेड इंटरेस्ट वाले को कुछ लिमिट्स जो कानूनन है और कुछ लिमिट्स जो ट्रांसफरर लगा सकता है, उन लिमिट्स का पालन करते हुए ही प्रॉपर्टी हक में रखनी होगी। उसको ये बोला जाए तेरे को कुछ नहीं करना है, बस तू इस घर में रह सकता है, तो कुछ भी न लीज दे पाएगा, फिर न मॉर्गेज दे पाएगा, फिर न सेल कर, कुछ भी नहीं कर पाएगा। कुछ नहीं कहा है तो हाँ लीज दे दे, मॉर्गेज दे दे, आप ये सब कर सकते हो, परंतु इसको डिस्पोज ऑफ अपने से अलग पूर्णतया नहीं कर सकते। हालांकि मॉर्गेज भी अलाउ नहीं होता है, क्योंकि वो मॉर्गेज ना चुकाए तो फिर एक और समस्या खड़ी हो जाए। तो लिमिटेड इंटरेस्ट का अर्थ होता है अपूर्ण हित, केवल यूज करने जितना हित, और एक समय के बाद इसका हित खत्म हो जाएगा। तो ये बोला अगर आपको किसी अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है, दैट इज अनबॉर्न, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए बीच के अंदर किसी व्यक्ति में कौन सा इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा? क्योंकि एब्सोल्यूट कर दोगे तो अब आप इसको आगे देने के कहने लायक नहीं रहे, अब तो यही मालिक है। आपको इसको क्या देना पड़ेगा बीच में? एक को दो, दो को दो, पांच को दो, 10 को, कितनों को दे सकते हो आप? कितनों को दे सकते हो? तो सर ये भी तो प्रॉपर्टी बंध गई, आप में से कोई बोल सकता था। नहीं बंधी, मैं जीवित हूं, अभी जीवित व्यक्तियों को ट्रांसफर कर सकता हूं, तो मैं 5 लाख को भी ट्रांसफर करूंगा तो जीवित आदमी, अभी मैं जीवित हूं, अगला भी जीवित रहे, वो कितना रह सकता है? जितना आप सारे मिला के भी जितना मैं तो अभी टपक रहा हूं, बाकी लोग आईएएस, मैंने चाइल्ड इन वॉर्म को भी कर दिया एक बार मान लो ट्रांसफर लिमिटेड, तो वो भी कितना जी लेगा? ज्यादा से ज्यादा 100, बस। तो बंदी कहां प्रॉपर्टी? उसके बाद तो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट कहां जाना है? उस नॉट इन एग्जिस्टेंस के पास। उसके बाद मैं उसको रोकने वाला नहीं रहा। क्लियर? आइए एग्जांपल पढ़िए, सेक्शन 13 का एग्जांपल। ये वही कह रहा है, रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटी। दोहरा आप लिमिटेड इंटरेस्ट जीवित व्यक्तियों में कितना भी दो, पर नॉट इन एग्जिस्टेंस को दोगे तो आपको क्या देना पड़ेगा? पूर्ण ही देना पड़ेगा। पढ़ूं एक बार धारा वापस पढ़ो। जहां की संपत्ति के अंतरण पर उस संपत्ति में कोई हित उसी अंतरण द्वारा सृष्ट किसी पूर्विक हित के अध्ययन ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए जो अंतरण की तारीख को अस्तित्व में ना हो सृष्ट किया जाता है, वहां ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए सृष्ट हित प्रभावी नहीं होगा जब तक कि उसका विस्तार संपत्ति के अंतरक के संपूर्ण अवशिष्ट हित पर, जितना उसका अंतरक का हक है बचा हुआ, उन सब का पूरा आपको नॉट इन एग्जिस्टेंस को देना पड़ेगा, तभी वो ट्रांसफर वैलिड है, वरना वो ट्रांसफर ही वैलिड नहीं। इसका मतलब ये भी हो जाता है कि मैंने ये कहा मैं अपनी प्रॉपर्टी बी जो मेरा पुत्र है, फिर उसके बच्चे को जो होने वाला है, फिर उसके बच्चे के बच्चे को जो होने वाला है, इसको लिमिटेड, इसको भी लिमिटेड, और इसको पूर्ण दे रहा हूं। क्या ये ट्रांजैक्शन सही है? क्या मैं इसको लिमिटेड दे सकता हूं क्या, जो हुआ ही नहीं है, बी का बच्चा? क्या फालतू बात, हुआ ही नहीं है उसे मैं बिल्कुल भी लिमिटेड, जो है जीवित उन्हें लिमिटेड दे सकता हूं, पर जो पैदा ही नहीं हुआ उसे तो देना कैसा पड़ेगा? यानी यही ट्रांजैक्शन क्या हो गया? फेल हो गया। तो क्या सीधा यहां चला जाएगा? नहीं,
तो क्या इसके पास आएगा लिमिटेड? नहीं, ये पूरा ट्रांजेक्शन ही क्या है? फेल है अंडर सेक्शन 16। समझ पा रहे हैं? चूंकि इसको लिमिटेड जा ही नहीं सकता तो इसे आगे जाना पॉसिबल ही नहीं है, और जब इस यही फेल है तो ये तो फेल होना ही होना है। तो यहाँ पहले से ये फेल है तो ये वापस प्रॉपर्टी कहाँ की कहाँ रह जाएगी? ये ट्रांजेक्शन ही नहीं हो पाए। आइए बढ़ते हैं। ए उस संपत्ति का जिसका वह स्वामी है, बी को अनुकर्मण्य से अपने और अपनी आश्रित पत्नी के जीवन पर्यंत के लिए और उत्तरजीवी की मृत्यु के पश्चात आश्रित विवाह से ज्येष्ठ पुत्र के जीवन पर्यंत के लिए। ए किसे दे रहा है प्रॉपर्टी? ए प्रॉपर्टी दे रहा है बी को और बी की पत्नी को। तुम मजे करो, जब तक जिंदा हो मजे करो। और तत्पश्चात ए उस संपत्ति को जिसका स्वामी बी को और अनुकर्मण्य से अपने, और अपने के बाद अपनी आश्रित पत्नी के जीवन पर्यंत के लिए, जब तक तुम जिंदा हो। और उत्तरजीवी, उत्तरजीवी इन दोनों में से जब दोनों ही मर जाए, ये मर गया तो ये नहीं, ये मर गई तो ये, और अगर दोनों मर जाए तो उत्तरजीवी, उत्तरजीवी यानी जो बाद में जिंदा है, ये मर गया तो ये मर गई तो ये उत्तरजीवी है, ये दोनों ही मर गए तो उत्तरजीवी की मृत्यु के पश्चात आश्रित विवाह से ज्येष्ठ पुत्र के जीवन पर्यंत के लिए इन दोनों की विवाह के बाद जो इनका बड़ा बेटा होगा, कौन सा बेटा होगा? बड़ा बेटा को काय के लिए इनको भी लाइफ टाइम आया ना, और इनको भी लाइफ टाइम क्या दे सकते हैं? क्या? आश्रित विवाह से पैदा होने वाला बच्चा, यानी अभी इन दोनों का विवाह ही नहीं हुआ, इससे पैदा होने वाला बच्चा, ये कौन है? नॉट एन। क्या इसको दे सकते थे क्या? हाँ, पर क्या इसको लिमिटेड दे सकते हैं क्या लाइफ टाइम के लिए? जी नहीं। आश्रित विवाह से ज्येष्ठ पुत्र के जीवन पर्यंत के लिए और उसकी मृत्यु के पश्चात ए के दूसरे, उसकी मृत्यु के पश्चात ए का जो दूसरा पुत्र है उसके लिए, जो अभी पैदा नहीं हुआ है के लिए न्यास के रूप में अंतरित करता है। ज्येष्ठ पुत्र के फायदे के लिए इस प्रकार से प्रभावशाली नहीं होगा, क्योंकि ये कैसा है? लिमिटेड इंटरेस्ट है, क्योंकि उसका विस्तार उस संपत्ति में ए के संपूर्ण अवशिष्ट हित पर नहीं। क्योंकि अगर इसको देना था तो क्या देना था? पूर्ण देना। इसको पूर्ण नहीं दिया तो ये ट्रांजेक्शन ही, ट्रांजेक्शन फेल है, ये 16 कहेगा, यहाँ कह रहा है ऐसा किया नहीं जा सकता। आई बात समझ? अंग्रेजी में समझ जाओगे। ए ट्रांसफर प्रॉपर्टी ऑफ विच ही इज द ओनर टू बी इंटरेस्ट फॉर ए एंड हिज इंटेंडेड, ए एंड अच्छा अपनी और एक, कोई बात नहीं, अपनी और अपनी पत्नी के फायदे के लिए देता है। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ द सर्वाइवर, अब खुद में और उसकी पत्नी में से कोई मर जाए तो उसके बड़े बेटे को। फॉर द एल्डेस्ट सन ऑफ द इंटेंडेड मैरिज फॉर लाइफ, कब तक के लिए? फॉर लाइफ। क्या दे सकता है? क्या जो बच्चा पैदा होने वाला है उसको क्या लिमिटेड इंटरेस्ट दिया है? फॉर लाइफ का मतलब क्या होता है? लिमिटेड ही तो है, जब तक जिंदा हो केवल तब तक, लिमिटेड इंटरेस्ट। And after his death, his second son, the interest so created for the benefit of the eldest son does not take effect because it does not extend to the whole of the his remaining interest in that property. बड़े बेटे को जो ट्रांजेक्शन किया था वही फेल हो गया। क्यों? क्योंकि लिमिटेड इंटरेस्ट था। आपको अगर है जन्मे को करना है तो कैसा करना पड़ेगा? कारण डबल पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। बड़ा बेटा भी पैदा हो, शादी होगी, शादी होने बाद बेटा होगा, यही एक चांस है। और एक डबल पॉसिबिलिटी क्या हो गई? बेटा होगा फिर वो नहीं हुआ तो जो छोटा होगा, छोटा बेटा होगा, तो पहला पैदा हो यही बड़ी बात है, दूसरा होने तो डबल पॉसिबिलिटी हो गई। तो डबल पॉसिबिलिटी के अगेंस्ट ये नियम है और बोला गया कि हम एक ही पॉसिबिलिटी तक चलेंगे, अगर देनी है तो उसी को पूर्ण दे दो, वरना आप, हाँ अब बोलो मैडम। वैसे ही सेक्शन है ना, पॉजिटिव वो जो है ना कि नेगेटिव आ रहा है कि है ना, ये बता रहा है कि डबल पॉसिबिलिटी नहीं है। ये सेक्शन पढ़ने से नेगेटिव अप्रोच का लगता है, पर है एक्चुअल के अंदर आपको ये पता लगता है कि भाई अनबॉर्न को कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं अनबॉर्न के फायदे के। पढ़ते पढ़ाते बुक्स में ऐसा ही है कि अनबॉर्न को कैसे ट्रांसफर हो सकता है, हेडिंग भी ऐसी, पर एक्चुअल के अंदर अंदर बात क्या लिख रहा है ये
कि अगर अनबॉर्न को करना है, नॉट इन एग्जिस्टेंस को करना है, तो आपको उसे पूर्ण हित ही देना पड़ेगा, अधूरा हित नहीं दे सकते। हाँ पूछो तो, क्या हो गया, इन्हीं से पूछना है, सही बताते हैं ये, हैं पूछ लो तो क्या हो गया। और कोई बात कर रहे थे, घूमने कहाँ चलना है, कंफ्यूजन रह जाएगी मेरे को तो, क्या है, मैं तो इसलिए कहता हूँ पूछ लिया। कोई है क्या, कोई किसी को पीड़ा दर्द, कोई विक्स, कोई हाजमोला, कोई आई कहानी समझ। पर्सन नॉट इन एग्जिस्टेंस को क्या प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है क्या, उसके फायदे के लिए हो सकती है, क्या तरीका, आप हाँ ही बोलोगे अब तो। कैसे हो सकती है सर, पहले जो एग्जिस्टेंस में उनको लिमिटेड इंटरेस्ट दे दो, और फिर नॉट इन एग्जिस्टेंस को पूर्ण इंटरेस्ट दे दो। क्या नॉट इन एग्जिस्टेंस को भी अधूरा इंटरेस्ट दे सकते हैं क्या, और ट्रांजैक्शन पूरा ही क्या हो जाएगा, फेल। क्लियर, इतनी सी कहानी। नेक्स्ट धारा 14, रूल अगेंस्ट परपिचुटी, शाश्वतता के विरुद्ध नियम। ये वैसे देखोगे तो धारा 13 को ही एक्सटेंड कर रहा है, इसने और कुछ नहीं कहा, इतना सा कहा है कि आप जो ये अनबॉर्न को या जन्मे को दे रहे हो, ए ने बी को लिमिटेड दिया जो जिंदा है, और फिर बी के बच्चे को जो कि पैदा होने वाला है, नॉट इन एग्जिस्टेंस है, इसे अगर प्रॉपर्टी आप दे रहे हो, तो इसकी प्रॉपर्टी में हक आप कब तक रोक सकते हो, जब तक ये, बस इतना ही बोला। 13 तो क्या बोला, इसको देना है तो पूर्ण देना है, क्योंकि आप बांध के नहीं रख सकते। और 14 बोला आप होशियार हो गई, क्या पहले जीवन पर्यंत के लिए बी को, फिर बी के बच्चे को जब तक वो 90 साल का ना हो जाए, जब तक वो 80 साल का ना हो जाए, आपने फिर 80 साल और बांध के रख ली प्रॉपर्टी। तो ये होशियारी नहीं चले। आप कब तक बांध के रख सकते हो भाई, ज्यादा से ज्यादा जब तक वो समझ ना पकड़ ले। तो आपको ये डर है ना कि वो ना समझ होगा, छोटा बच्चा होगा, कोई और मिसयूज कर लेगा प्रॉपर्टी, तो आप ज्यादा से ज्यादा कब तक बांध के रख सकते हो, जब तक वो मेजोरिटी अटेंड ना। 18 साल यहाँ नहीं लिखा है, या मेजोरिटी लिखा है, मेजोरिटी 21 होगी तो 21 हो जाएगा, मेजोरिटी 18 होगी तो। पर ये ध्यान रखना, सॉरी, जब ट्रांसफर किया गया तब इंडियन मेजोरिटी एक्ट में कितनी आयु है वो देखनी है। नहीं समझ रहे, हालांकि इतना डीप तो आपको कहाँ दिल्ली जुडिशरी में भी नहीं पूछा जाता। जैसे मैंने आज ट्रांसफर किया, आज इंडियन मेजोरिटी एक्ट में उम्र है मेजोरिटी की 18 वर्ष, तो मैं कब तक बांध के रख सकता हूं, ये कह सकता हूं मेजोरिटी तक, मैंने लिख दिया मेजोरिटी तक। और कुछ समय बाद जब उसके बाद प्रॉपर्टी जानी थी, तब इंडियन मेजोरिटी एक्ट में उम्र हो गई 21, तो क्या 21 तक बंधेगी क्या, नहीं 18 तक ही बंधेगी। जब ट्रांसफर किया था उस वक्त क्या इंटेंशन था, उतना ही। छोड़ो एक बार, कंफ्यूज हो जाओगे, इधर आओ। क्या नाम है चैप्टर का, सेक्शन का, सेक्शन 14 क्या है सर, रूल अगेंस्ट परपेचुटी, हिंदी में शाश्वतता के विरुद्ध। क्या होता है शाश्वतता, शाश्वत, शाश्वत यानी शाश्वत काल से चली आ रही है, अनंत काल से, काफी समय हो गया। क्या प्रॉपर्टी शाश्वत काल के लिए ट्रांसफर की जा सकती है क्या, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए मतलब आगे के सालों के बारे में भी मैं ही बता दूं। वैसे मैंने बता दी कि ये प्रॉपर्टी मेरे बाद आकी भाई को, आकी भाई के बाद आकी भाई के पुत्र को, उनके बाद उनके पुत्र को, उनके बाद उनके पुत्र को, उनके बाद उनकी बेटी को, उनके बाद उनकी बेटी को, उनके बाद उनकी बेटी को जाएगी। क्या ये मैं डिसाइड कर सकता हूं क्या, हाँ, धारा 13 ही स्टार्ट में रोक देगी। कहां तक रोक देगी, आप क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा अजन्मे तक ले जा सकते हो, हाँ या ना। उसको लिमिटेड नहीं, उसको तो आपको पूर्ण ही देना पड़ेगा।
इसी नियम को आगे बढ़ाते हुए धारा 14 लिखी और धारा 14 का नाम ही दे दिया रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। बाकी धारा 10 भी यही कह रही है, धारा 13 भी यही कह रही है और धारा 14 भी यही कह रही है। नाम इसका पड़ गया बस, क्यों इसके लिए कोई और नाम मिला नहीं इनको। समझ रहे हैं बात को। बाकी एक्चुअल में आपसे पूछे रूल अगेंस्ट परपेचुइटी तो केवल 14 लिख के आओगे, क्वेश्चन आ गया 6 नंबर का, तो आप ज्यादा होशियार हो। वो लोग वही लिख के आते हैं और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हेडिंग ही वही है। पर ऐसा है नहीं। आप पहले तो समझते हैं क्या होता है परपेचुइटी, समझ आया। शाश्वत यानी हमेशा के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया जाना। मीनिंग सबसे पहले पढ़ो, मीनिंग क्या अर्थ होता है परपेचुइटी का। इट इज टाइंग अप और मेक्स द प्रॉपर्टी अनअलाइनेबल और की जरूरत ही नहीं। क्या लिखा है सर मैंने? शाश्वतता का अर्थ है, परपेचुइटी का अर्थ है कि प्रॉपर्टी को बांध देना, क्या कर देना, हाँ। और या फिर प्रॉपर्टी को इनअलाइनेबल बना देना फॉर इनडेफिनेट टाइम, एक लंबे समय तक के लिए, अनिश्चित काल तक के लिए प्रॉपर्टी को बांध देना या फिर अनंतरणीय बना देना, अन्य संक्रमण के लायक ना रखना। ऐसा अगर आप प्रॉपर्टी के साथ कर देते हो तो दैट इज ट्रांसफर इन परपेचुइटी। आपने शाश्वत काल के लिए क्या कर दी है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। समझ आ रही है? शाश्वत का मतलब अभी मैंने इनको प्रॉपर्टी ट्रांसफर, ये चाहे तो इन्हें दे, ये चाहे तो इन्हें दे, ये चाहे तो इन्हें दे, पर मैंने कह दिया मेरे बाद इनके पास, इनके बाद उनके पास, उनके बाद उनके पास, उनके बाद उनके पास। ये क्या कर दिया मैंने, प्रॉपर्टी को बांध दिया। मैं कहूंगा वैसे ही चलेगी डोरे में बांध, या जिस व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी जा रही है वो उसे क्या नहीं कर सकता, अब अलाइन नहीं कर सकता। पढ़ा था ना हमने सेक्शन 10 में, आगे बेच नहीं सकता, ये नहीं कर सकता। तो ये भी क्या है, अपने आप वसीयत से जाती रहेगी। मैं इतना सा कह दूं, मैं प्रॉपर्टी दे रहा हूं मेरे पुत्र को, वो कभी इसे बेच, तो अपने आप क्या होती रहेगी, वो मरेगा तो उसकी वसीयत, अपनी वसीयत क्या इंटेस्टेट जाती रहेगी। वो मरेगा उसके ताबड़े में, वो मरेगा फिर उसके, वो मरेगा उसके, वो मरेगा उसके। ऐसा प्रॉपर्टी के साथ नहीं किया जा सकता। ऐसे करने को ही क्या बोलते हैं, परपेचुअल ट्रांसफर। क्या बोलते हैं, परपेचुअल ट्रांसफर, शाश्वत काल के लिए ट्रांसफर। या फिर आप बोल सकते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना एट द विल ऑफ ट्रांसफरर। किसकी विल पे, अंतरक की विल पे प्रॉपर्टी का एक काल से दूसरे काल तक ट्रांसफर होते रहने को ही क्या बोलते हैं, परपेचुअल ट्रांसफर। क्यों चाहता है ऐसा कोई व्यक्ति, वाई, क्यों चाहेगा ऐसा परपेचुअल ट्रांसफर करना, कोई व्यक्ति क्यों चाहेगा? है उसकी कमाई हुई प्रॉपर्टी उसके सक्सेसर के पास रहे, गुड। और तो कोई मेरे ख्याल से लिखता रहता होगा तो पेज में है। हाँ, सबसे बड़ा कारण तो शायद ये कि नाम चले।
लोग मंदिर में पंखों भी देवे तो नाम लिखार देवे, नाम चले है, नाम चलता ही रहता है सारा दिन रात। मैं भी जिस ऑफिस में हूँ तो थोड़ा गरीब ऑफिस है, बोले कूलर दे दो नाम लिखा दो। नाम लिखाने से क्या होगा, कि लिखा दो ऐसे ही। मैं फिर ताड़ियों में लिखाऊंगा है, नाम चलना भी तो चाहिए। तो ट्रांसफर परपेचुअल का एक सबसे बड़ा कारण यही है कि लोग इस मनसा में, इस भ्रांति में है कि मेरे जाने के बाद भी अ, लोग मेरे बारे में ही बात करें, मेरे बारे में ही सोचते रहें। कुछ नहीं पड़ा है, आप इस जीवन काल तक ही इन मोह माया में रहो तो ही ठीक है, उसमें भी ना रहो तो ज्यादा बेहतर है। पर यहाँ से जाने के बाद भी वो मोह माया साथ में लेके जा रहे हैं लोग, ये थोड़ा सा अजीब है, पर ठीक है, ऐसा लोगों का मानना है। तो लोग चाहते हैं कि मेरी संतानें, उनकी संतानें जो भी हो, तो कि मेरे दादाजी का दादाजी जिगा कर गया सारों काम। लोग चाहते हैं उनका नाम चलता रहे, जनरेशन टू जनरेशन चलता रहे, लोग उनका नाम पुकारते रहे, प्रॉपर्टी के साथ उनका नाम बंधा रहे। टू अटैच हिज नेम विद द प्रॉपर्टी, पहला कारण लिखिए, उस संपत्ति के साथ अपना नाम हमेशा के लिए जोड़ने के लिए। तो अगर मैंने कह दिया ये प्रॉपर्टी सिर्फ मेरे परिवार में ही रहेगी, यानी कोई किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता है, अब प्रॉपर्टी अपने आप मेरे जाने बाद मेरे टाबर, उनके बाद उनके टाबर, उनके बाद उनके टाबर, तो ये याद रहेगा किसने ली थी, उनकी ली हुई है, उन्होंने मना किया था बेचना नहीं है, तो बिक नहीं रही है। मर जाए तो ना, उसके बाद किसी खानदान में वापस चला के तो आएगा, वो अपने लिए छोड़ देगा। ये छोड़ के जाते, लेकिन यूज द प्रॉपर्टी इन नेक्स्ट लाइफ। वो उसी शाबाश, पुनर्जन्म होगा, वापस उसी घर में पैदा होगा, और ये तो मेरा ही नाम है। अपनी सक्सेसर, दूसरा कारण हो सकता है अपने सक्सेसर्स के लिए कुछ हर व्यक्ति चाहता है कि वह पीछे कुछ छोड़ के जाए, तो सिर्फ इसी इसी पीढ़ी तक क्यों, आने वाली कई पीढ़ियों तक, जनरेशंस ऑफ हिज सक्सेसर्स को वो कुछ दे के जाए। ये कारण होते हैं, ये सोच होती है कि भाई उसका नाम जुड़ा रहे प्रॉपर्टी से, अटैच्ड हिज नेम टू प्रॉपर्टी, can't be misused, प्रॉपर्टी का कोई मिसयूज नहीं हो, कोई गलत जगह जुए सट्टे में ना खेल ले, कोई बेच ना दे, कोई सस्ते में ना बेच दे, और जनरेशन टू जनरेशन प्रॉपर्टी उसके लोगों के पास ही चलती रहे। ये भी ऐसी थॉट प्रोसेस होती है, तो लोग बांधना चाहते हैं प्रॉपर्टी। वक्त में प्रॉपर्टी बनती है, आपको पता हो तो, पर आपको ये भी बताया धारा 2 में पढ़ा होगा, अध्याय 2 के कोई नियम मोहम्मदन लॉ के प्रभाव नहीं डालते, अगर प्रभाव डालते, समझ पा रहे हैं, अगर प्रभाव डालते तो क्या हो जाता। इसीलिए कुछ कारण है जो यूसीसी का विरोध होता है, जो रियल विरोध है, बाकी तो देखो ध्यान ही कौन, यूसीसी आते ही भारत से बाहर निकाल देंगे, ऐसा माना जाता है। यूसीसी का विरोध का अगर जेन्युइन कारण है तो ये हो सकता है कि वक्त, क्योंकि सारे सिविल लॉ सेम होंगे, फिर सब पे सेम लगेंगे तो आप अनंत काल के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर, वक्त की एक बार की प्रॉपर्टी हमेशा क्या होती है,
वक्फ की प्रॉपर्टी होती। कंसेप्ट जब बनाया गया तो बहुत सही सोच से बनाया गया। वक्फ का मालिक अल्लाह है। मुतवली जो होते हैं वो, है ना, जो मेन मालिक है, जो यहाँ ट्रस्टी है, वो अल्लाह होते हैं। तो उनके नाम प्रॉपर्टी हो गई है, उनसे तो आप अपने नाम करा नहीं सकते। अब वहां जाओ पहले तो उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करा के लेके आओ, तो वो पॉसिबल है नहीं। इसलिए वो प्रॉपर्टी हमेशा के लिए क्या हो जाती है, वक्फ की हो जाती है। ये थॉट प्रोसेस क्या थी कि हर व्यक्ति अपने जीवन में जो कमाए उसमें से कुछ भाग वक्फ कर दे, ताकि वो गरीबों के, ऐसे लोगों के जिनको जरूरत है, उनके काम आए वो प्रॉपर्टी, वो संपत्ति। पर ये 550 साल से चलते चलते अब हालात ये हो गए हैं कि प्रॉपर्टीज लगभग वक्त की हो गई, अब वो इनअलाइनेबल हो गई है। अब प्रॉपर्टी है भी पर वो ट्रांसफर नहीं हो सकती। और ना, और सबसे बड़ा, ये बहुत अच्छा काम हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है, धरती का 30% पार्ट वक्फ का होता, कोई दिक्कत नहीं है, वो 30% गरीबों के, शोषित के, पीड़ित के काम आता, कोई दिक्कत नहीं है, तो अच्छी चीज थी। पर समस्या क्या है, उनको जो मैनेजमेंट कर रहे हैं वो लोग उन्हें अपने ही हितों के लिए यूज में लेते हैं। उसका ऑब्जेक्ट जो था ना, तो वो प्रोटेक्ट तो करते हैं वक्फ को, ये गलत कर रहे हो आप, हमारे पर्सनल लॉज में दखलंदाजी कर रहे हैं, पर वक्फ का जो ऑब्जेक्ट था उसे प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। वो प्रॉपर्टी तो ले ली वक्फ के नाम से, अब वो मैनेजर वही है, ट्रांसफर हो नहीं सकती, तो वो उसके बाद उनके टावर, उसके बाद उनके टावर, उसके, कुल मिला के वो मालिक ही तो हो गए। क्यों, भगवान तो आगे कहेगा नहीं, अल्लाह तो आगे कहेगा नहीं मेरे को दे मेरी प्रॉपर्टी। अब जो वहां वो संभाल रहे हैं वही क्या है, मालिक। तो वो चाहते ही नहीं है वक्फ हटे, वो चाहते, और वो उसको कहीं किसी के मलजूम के, किसी गरीब के, किसी शोषित के, पीड़ित के हकों के लिए भी काम नहीं तो वहाँ धर्मशालाएं होनी चाहिए, वहाँ हॉस्पिटल्स होने चाहिए, वहाँ मस्जिद भी हो सकती है, वहाँ पढ़ाई की जगह होनी चाहिए, ये सब होना चाहिए। पर 1% भी जमीन, टोटल वक्फ की जमीन में 1% भी जमीन ऐसी नहीं है जो वास्तव में जिस उद्देश्य से बनी है उसके काम आ रही। ये दिक्कत है। अगर वास्तव में वो काम आए तो ये तो अच्छी चीज है ना सर। धरती पे 30% जमीन, 30% जायदाद ऐसी है जो सिर्फ मजबूर लोगों के लिए काम आ रही है। ये तो अच्छी चीज थी, कंसेप्ट अच्छा था, पर वही बात है, हम अच्छे कंसेप्ट को सारों को ही धीरे धीरे हमने पूरी रीतियों में बदल दिया। नेक्स्ट, हाँ, जैसे हमारे बाकी लोगों का जो बनाए थे ब्रिटिश ने, जैसे इंडियन भारत में जितने भी कानून ब्रिटिश ने हमारे यहाँ बनाए, ऐसा नहीं है कि वो एग्जैक्ट वहां लगते थे, ऐसा कोई भी कानून नहीं। ये हमारी भ्रांति है कि वहां भी यही कानून लगते थे। इसका कारण समझाता हूं। उन्होंने अपने लिए कानून बनाए केवल अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए, अपने नागरिकों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए। जो ब्रिटेन में कानून बने हुए हैं, उन्होंने हमारे लिए जो कानून बनाए हमें रेगुलेट करने के लिए बनाए। दोनों में अंतर आएगा, इसलिए वो किसी भी कानून को वहां से सीधा यहां नहीं लगा पाए। इसलिए बोला, जैसे आप पुराने कानून में मानते हैं एविडेंस, एविडेंस के जनक का नाम पता है हमें, अगर वहां से कॉपी पेस्ट होता तो जनक का नाम नहीं होता। लॉर्ड फिट्जराल्ड स्टीफन, क्यों उन्होंने पूरी मेहनत की, उन्होंने बनाया। लॉर्ड मैकाले आईपीसी, लॉर्ड रिपन टीपी, नाम है पीछे, क्योंकि अपने यहाँ विधियां, आईपीसी क्यों बनी थी, सबसे पहले ढंग के कानूनों में से आईपीसी है, क्यों बनी हमें पता है। क्या वो वहां के जैसे नागरिक है, वहां के लोग हैं, उन पे लागू होती वैसे ही हमारे हैं? नहीं, वैसा कानून नहीं ला सकते। तो इसीलिए हमारे कानून अंग्रेजों से डिफर है, लगभग सभी कानून डिफर है। हाँ, बेस, थ्योरी, प्रिंसिपल्स वहां से जरूर है, परंतु कानूनों में अंतर है, क्योंकि उनके कानून जनता के हितों के लिए बनाए गए और हमारे कानून सरकार के हितों के लिए बनाए गए कानून। प्लस ज्यादा से ज्यादा अगर सिविल कानून है तो हम लोगों को रेगुलेट करने के। सिविल कानून फिर भी मैच खाते हैं, क्रिमिनल कानून तो बिल्कुल मैच नहीं। कैसे रोकें कि परपेचुअल ट्रांसफर ना हो?
परपेचुअल ट्रांसफर को कैसे रोके? पहला रोकने का तरीका था धारा 10। क्या था धारा 10? देखो, कंडीशन restraining alienation void। क्या घोषित कर दी थी धारा 10 ने? ऐसी शर्तें जो अन्य संक्रामण को रोकती है, आगे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने को रोकती है, उसे इन्होंने क्या कर दिया? void। अब क्या परपेचुअल ट्रांसफर हो सकता है? धारा 14 ही पढ़ते हैं हम नाम से तो, परपेचुअल ट्रांसफर, पर एक्चुअल के अंदर धारा 10 सबसे पहली धारा थी जिसने स्पष्ट कहा था कि आप शाश्वत काल के लिए अंतरण नहीं कर सकते। अगर आपने किसी को अंतरण किया तो आप उसमें शर्त नहीं लगा सकते कि आप इसको नहीं ट्रांसफर करोगे, इसको नहीं करोगे, किसी को नहीं करोगे, बेचोगे नहीं, ये नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले परपेचुअल ट्रांसफर को जो रोकता है और सबसे ज्यादा जो रोकता है धारा 14 को, भले ही क्रेडिट दे दो, एक्चुअल क्रेडिट किसे जाना चाहिए? धारा 10। क्यों? धारा 10 ही तो क्या कहती है, मैंने अगर आके भाई वो प्रॉपर्टी बेच दी है तो मैं इनको ये नहीं कह सकता कि आगे नहीं बेचोगे। सुन पा रहे हैं? ये सबसे पहले किसने रोका है परपेचुअल ट्रांसफर से? धारा। फिर किसने रोका? धारा 13 ने। याद आ रही है क्या? अगर आप अनबॉर्न को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको कौन सा इंटरेस्ट देना पड़ेगा? एब्सोल्यूट ही देना पड़ेगा। लिमिटेड दे देते हैं अनबॉर्न को, फिर अगले अनबॉर्न को भी लिमिटेड, फिर अगले को भी लिमिटेड, फिर अगले को भी लिमिटेड, तो इससे क्या हो जाता? प्रॉपर्टी तो आपने जिन जिन को कहा, मैंने कहा मेरी प्रॉपर्टी मेरे बाद मेरे पुत्र की, पुत्र के बाद उसके बेटे की, उसके बाद उसके बेटे, उसके बाद उसके बेटे, उसके बाद उसके बेटे, उसके बाद। भाई धारा 10 तो ये रोक रही है कि आप किसी और को नहीं दोगे। धारा 13 कह रही है आप ऐसा ट्रांसफर नहीं करोगे जो अनबॉर्न से आगे जाता हो। तो फ्यूचर में जाने से किसने रोका है? आप अपने मर्जी से ट्रांसफर नहीं करोगे, ये रोका धारा 10 ने। और मैं अपनी मर्जी से लंबा ट्रांसफर नहीं कर सकता, ये किसने रोका? धारा 13। धारा 13 ने कहा अगर आपको किसी नॉन एग्जिस्टेंट पर्सन को ट्रांसफर करना है तो आपको उसे तो क्या देना पड़ेगा? पूर्ण हक देना ही पड़ेगा, उसे लिमिटेड इंटरेस्ट नहीं दे सकते। और उसी का साथ देती हुई लास्ट धारा, धारा 14, ये क्या कहती है? मैक्सिमम आप कहां तक रोक सकते हैं? आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है। कोई भी संपत्ति अंतरण ऐसा हित सृष्ट करने के लिए प्रवृत्त नहीं हो सकता जो ऐसे अंतरण की तारीख को जीवित एक या अधिक व्यक्तियों के जीवन काल के, धारा 13 में कर ही रहे थे, एक या एक अधिक व्यक्ति के जीवन काल के लिए, और किसी व्यक्ति की जो उस कालावधि के अवसान के समय अस्तित्व में हो, जिसे यदि वह पूर्ण व्यय प्राप्त करे तो वह सृष्ट हित मिलना हो, अप्राप्तव्य के पश्चात प्रभावी होना है। इन सब के जो जीवित है उनके जीवन तक, और उसके बाद जिसे ट्रांसफर होनी है, यानी ये कह रहा है जो नॉट इन एग्जिस्टेंस है उसकी अप्राप्तव्यता की अवधि से ज्यादा, अप्राप्तव्य मतलब माइनॉरिटी की अवधि से ज्यादा, यानी 18 से ऊपर जाके प्रॉपर्टी में ट्रांसफर उसको मिलना हो, ऐसा ट्रांसफर आप नहीं कर सकते। यानी हाईएस्ट आप कब तक रोक सकते हो? ए ने कहा बी, बी से सी, सी से डी, जो जीवित है उनके पक्ष में कितना भी, देन आफ्टर अजन्मे के पक्ष में आप कितनी दिनों तक रोक सकते हो? जब तक वो मेजर नहीं हो सकता। अंग्रेजी में no transfer of property can operate to create an interest which is to take effect after the lifetime of one or more person living at the date of such transfer, and the minority of some person who shall be in existence at the, अभी तो existence में नहीं है, तो existence में आ जाएगा at the expiration of that period, and to whom if he attained full age the interest created is to be highest कितना? ए को देना है जीवित व्यक्ति को, एक जीवित है और ये भी सब जीवित है, बी को, सी को, डी को, ई को, एफ को, कितनों को भी दे सकता है। देन आफ्टर बी के सन को, जो अभी अजन्म है, जो अभी अजन्म, इसको क्या
लिमिटेड इंटरेस्ट दे सकता है क्या? ये तो कहाँ रोक दिया, 13 नहीं रोक दिया, तो इससे आगे तो जा ही नहीं सकते। ये तो किसने रोक दिया था? लंबे समय तक आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, परपेचुअल ट्रांसफर नहीं कर सकते, शाश्वतता में ट्रांसफर नहीं कर सकते, यहाँ तो 13 नहीं रोक दिया था। आपको इसको तो देना ही पड़ेगा जो है जन्मा है, पर चोगदा और सपोर्ट कर रहा है। आप कहीं होशियारी करके कहोगे इसको तब मिलेगा जब ये 60 का हो जाए, तो आपने लंबा चला दिया। तो चोगदा उसको 13 को सपोर्ट करते हुए कह रहे हैं कि नहीं, आप इसको इसके इसमें हित आने को कब तक रोक सकते हो जो है जन्मा है, हाईएस्ट कब तक, 18 साल, 19 साल का होगा तब प्रॉपर्टी मिलेगी, ऐसा आप रोक नहीं सकते, ऐसा ट्रांसफर वैलिड नहीं। 20 साल का होगा तो प्रॉपर्टी मिलेगी, ट्रांसफर नहीं हो सकता। 3 साल का होगा मिलेगी, रोक सकते। वैसे कब मिल जाती है? धारा 20 पढ़ो। धारा 20, जहां की संपत्ति अंतरण से उस व्यक्ति संपत्ति में कोई हित ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए सृष्ट किया जाता है। धारा 13 के साथ ही है, जो उस समय अजात है, अजन्मा है। इसमें चाइल्ड इन वॉर्म आता है, अजात में। जब तक कि वह अंतरण के निबंधों में कोई तत्प्रतिकूल आशय प्रतीत नहीं हो, वह अपना जन्म होने पर यानी माता के गर्भ से बाहर निकलते ही क्या अर्जित कर लेगा? निहित हित अर्जित कर लेता है, यद्यपि उसे यह हक ना हो कि वह अपने जन्म से ही उसका उपभोग करने, भले आपने रोक लिया होगी, उपयोग तो नहीं कर पाएगा। रोक भी कितना सकते हैं हाईएस्ट, पर हित कब मिल जाएगा उसे? यानी पैदा होने के बाद तत्काल वो 1 सेकंड में भी मर गया तो अब वो प्रॉपर्टी उसी की है, यानी उसके हायर्स में जाएगी, प्रॉपर्टी वापस नहीं जाती। पैदा होते ही क्या कर लेगा? और रोक कितने सकते हो हक को? हाईएस्ट कितना? 18। उसके बाद तो वो रुकता भी नहीं। क्लियर? क्लियर? बस आज इतना ही पढ़े। अब बताओ 13-14 में कोई दिक्कत है? दोनों धाराएं एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण, फॉर प्री, फॉर मेंस, फॉर इंटरव्यू। कितने भी एग्जाम्पल आप बना सकते हैं इनके प्रति। आप इतना सा ध्यान रखिएगा कि धारा 13 के साथ ही चोगदा पढ़ना है। धारा 13 रोक रही है कि आप एक अजन्मे व्यक्ति को अगर ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको उससे आगे जाने का मौका नहीं मिलेगा। तो आपको आईएएस हमने मौका दिया ऐसे व्यक्ति को ट्रांसफर, पहले लोग बांध देते थे बहुत लंबे टाइम तक प्रॉपर्टी, तो उन्होंने सोचा समझा, लोगों को देखा। हालांकि ये भी कंसेप्ट बंद किया जा सकता है, उस समय के हिसाब से सही लगा होगा, भाई औलाद काम की नहीं है, वो देना चाहते हैं अपने आने वाली जनरेशन को, तो ये क्या, चलो पहले तो बोला लिविंग को ही कर सकता है, फिर बोला आपकी ज्यादा इच्छा है कि आपके पोतों तक, नीचे जनरेशन तक जो अभी पैदा नहीं हुए उन तक प्रॉपर्टी जाए, तो इन्होंने एक अलाउ किया, चलो आप कर लो, पर उससे आगे नहीं जाने देंगे हम। एक्चुअल में 13-14 अलाउ नहीं कर रहे हैं अजन्मे ट्रांसफर के लिए, एक्चुअल वो रोक दिखा रहे हैं कि इससे ज्यादा आप ट्रांसफर को आगे नहीं ले जा सकते, इससे ज्यादा लंबे समय तक आप ट्रांसफर को रेगुलेट नहीं कर सकते। 13 ने क्या कहा? आप इसको उस तरीके से समझो कि मैं कितना रोक सकता हूं प्रॉपर्टी को। मैं एक व्यक्ति हूं, जब मैं 18 साल का था तो प्रॉपर्टी मेरे हाथ लगी, तो जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो मैं प्रॉपर्टी यूज कर ही सकता हूं, इसमें तो डाउट नहीं। मैं अभी लगभग हो गया 91 वर्ष का, कितना हो गया? अब मैं जाने वाला हूं, मैंने ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी किसी चाइल्ड इन वॉर्म को, कर सकता हूं? असी एग्जिस्टेंस में है, ज्यादा से ज्यादा ये कितना जिएगा? इसके बाद मैं ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता हूं जो इसका पुत्र होगा, इसका क्या होगा? पुत्र। ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी यहां रुकी 100 प्लस यहां रुकी 18, और जब ये 100 साल का होगा तब तो बच्चा पैदा करने से रहा, इसको छोड़ देते हैं, इसका पुत्र नहीं है किसी और का पुत्र है, तो भी आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी कब तक रोक सकते हैं? किसी सी के नाम करनी है जो पैदा होने वाला, ज्यादा 100 प्लस, यानी एक व्यक्ति अपने मरने के बाद प्रॉपर्टी को हाईएस्ट भी अगर बांध सके, ये मैं मैक्स टू मैक्स बता रहा हूं, ये पॉसिबल ही नहीं, हाईएस्ट भी अगर बांध पा रहा है तो कितना बांध पा रहा है? 118, इससे ज्यादा बांध, क्योंकि
इसको करनी है तो पूर्ण करनी पड़ेगी, और इसको 18 के बाद तो आप रोक ही नहीं सकते। क्लियर? और ये भी अगर इसी के बच्चे को, मैं ये कहता हूं ए हूं, मैं बी को करता हूं जो 1 वर्ष का है अभी, इसको कहता हूं तेरे पुत्र को प्रॉपर्टी देनी है, तेरे को लिमिटेड इंटरेस्ट है, तो ये लगभग कितने साल का, 31 साल का होगा तो टाबर कर लेगा। टाबर फिर 18 का तक आप रोक सकते हो। हाईएस्ट जेन्युइन बातें माने तो ये कितनी रुक सकती है? मरने के बाद 48-50, कोई आपने जियान को है कमारो तो 60 साल, ज्यादा है ज्यादा, इससे ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं रुकती है मरने के बाद। समझ पा रहे हैं बात को? ये एक अच्छा काम किया है परपेचुअल ट्रांसफर को, जो व्यक्ति अपने मरने के बाद ये प्रॉपर्टी चाहते हैं मेरे हिसाब से चले, तो पहले ऐसी चलती थी 1882 से पहले। 1882 में कानून बना के बोल दिया कि भाई अभी इन चीजों को बंद करो, ऐसा कोई प्रावधान नहीं। आपने कमाई है, अच्छी बात है, आप इस मोह माया से अब त्याग ले लो। जाने के बाद भी कोई आदमी तो चला गया और पीछे प्रॉपर्टियां, सर ये करने देते तो क्या फर्क पड़ता? अगर शाश्वतता के विरुद्ध नियम नहीं होता टीपी में तो क्या फर्क पड़ता है एक समय के बाद? वक्त की प्रॉपर्टी में दिक्कत क्या हो रही है? वो बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो सकती, वो कहीं सेल नहीं हो सकती, वो कहीं यूज नहीं हो सकती, यूटिलाइजेशन कोई अन्य नहीं हो सकता। धीरे 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 प्रॉपर्टीज जो ट्रांसफरेबल होगी वो कम हो जाएगी, और पूरी जमीन वक्फ की। उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं, विकास छोड़ो, कुछ भी नहीं। प्रॉपर्टी सारी इनलाइनेबल हो गई है, सारी अनंतरणीय हो गई है, तो आप कुछ भी नहीं खरीद सकते, कुछ भी नहीं बेच सकते। अराजकता, अनसर्टेनिटी, मोनोपोली, जिसे जो जो कह सकते हैं आप, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता सर। मैंने खरीद ली, मैंने कमा ली, इसका मतलब ये थोड़ी है कभी भी ट्रांसफरेबल नहीं होगी। प्रॉपर्टी चलायमान होगी तभी जीवन चक्कर चलेगा। अगर एक जगह रुक गई तो वह ठीक है, फिर तो वही मालिक है जिसने खरीद ली। एक बार खरीद ली वही है, उसकी के वंशज है, उन्हीं के गुलाम रहो आप। तो इस नियम को बहुत समय से इन लोगों ने अडॉप्ट कर लिया कि भाई प्रॉपर्टी जितनी भी है वो कोई भी आप बांध के नहीं रख सकते। क्लियर? क्लियर? दौड़ जाओ, आज इतना ही, कल करेंगे हम। जो जन्म ले लेता है और 18 साल से पहले अगर वो मर जाता है तो जिसके पास से आई थी संपत्ति उसी को वापस चली जाएगी, तो वो बेच सकता है उस संपत्ति को आगे। आवाज आपकी धीरे आती है मैडम, आती तो है। एक बार चुप रहोगे सारे तो आवाज सुन लो। आप बोलो सुप्रीता जी। वो बच्चा खत्म हो गया 18 साल से पहले ही, है ना, तो वो संपत्ति उसी के पास वापस चलेगी आप जिससे आई। अलग से आते हो क्या नूतन जी? हाँ गौरव जी, अलग से आते हो कहीं से? बोला है ना एक बार चुप रहो। हाँ सुप्रीता जी। तो वो मान लो बच्चा खत्म हो गया तो वो संपत्ति जिससे आई थी उसी को चली गई, तो वो कब क्या से उसका पहले? वो बच्चा पैदा होते ही उसमें निहित हित हो जाएगा। अब बच्चा खत्म हो गया तो जहां से आई है वहां नहीं जाएगा, बच्चे के घर वालों को जाएगी। अच्छा। यही तो धारा 20 में लिखा है कि बच्चा जीवित पैदा होते ही प्रॉपर्टी में वेस्टेड इंटरेस्ट निहित हित ले लेता है, यानी अब मालिक वही है, उस प्रॉपर्टी को कोई रोक नहीं सकता है ना? अब वो मरेगा तो उस बच्चे के घर वालों के पास जाएगी, ना कि जहां से आई है वहां पर। ठीक है, अब दोनों